नमस्ते, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। दोस्तों, जलवायु भाग 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ग्रीष्म ऋतु को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वर्षा ऋतु को। देखते हैं क्या खास बातें हैं। इसकी अवधि क्या थी? देखिए, ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या थी? मार्च से मध्य जून। ठीक है, मध्य जून तक आते आते तापमान और वायुदाब की दशाओं में एक खास अंतर आ चुका होता है। मध्य जून मतलब 15-16 जून के आसपास की बातें। और 21 जून को हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा सूर्य की सीध में होती है, यानी कर्क रेखा के आसपास के एरिया पर सूर्य की सीधी किरणें, लंबवत किरणें पड़ने लगती हैं, जिनमें ताप ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही वायुदाब वहां निम्न होने लगता है। तो एक प्रबल निम्न वायुदाब का केंद्र यहाँ पर विकसित हो जाता है और इसी के साथ वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो जून में सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर होती है, हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्थल भाग पर क्या अंतर हुआ? स्थल पर उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब बनता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सागरीय भाग है, हिंद महासागर है, उसके दोनों पार्ट हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन इन एरियाज में उच्च वायुदाब बनने लगता है। या दोनों स्थितियों में स्थल भाग के वायुदाब में और सागरीय भाग के वायुदाब में अंतर होता है। स्थल भाग का वायुदाब कम होता है और सागरीय भाग का वायुदाब स्थल की तुलना में ज्यादा होता है। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें सागर से भारत और राजस्थान की ओर चलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। ये बातें हैं मध्य जून के आसपास की, मध्य जून 15-16 जून के आसपास की। ये 21 मार्च है और ये 21 जून हुआ। कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर गिरती हैं 21 जून के आसपास और यहीं से वर्षा ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, मध्य जून से। यहाँ पर ये इलाका बिल्कुल तपने लगता है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि वायुदाब व तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा और तापमान कम होगा तो वायुदाब ज्यादा होगा। तो यहां पर यह स्थिति बनी। ये भारत और ये राजस्थान, यहां पर तापमान ज्यादा और वायुदाब कम। इस कम वायुदाब की तुलना में यहां पर सागरीय क्षेत्र में वायुदाब ज्यादा होता है और यहां पर वायुदाब कम होता है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। ये जो अब हवाएं चलेंगी, ये दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनों के रूप में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की जो एक त्रिकोणात्मक त्रिभुज सी स्थिति है, ये प्रायद्वीपीय भारत के कारण ये मानसूनी पवनें दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक हिस्सा अरब सागर की ओर चलता है और दूसरा हिस्सा बंगाल की खाड़ी में प्रभावित हो जाता है। इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। ठीक है, इसके बाद ये देखेंगे हम लोग कि हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में ये जो मानसून प्रभावी होता है, इस मानसून की दो शाखाएं होती हैं। एक शाखा होती है अरब सागर की शाखा और दूसरी शाखा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा की क्या विशेषता है? ये अरावली के समांतर चलती है। ये अरावली है यहाँ पर, ये अरब सागर की शाखा आती है। कई शाखाएं होती हैं, हम उस शाखा की बात कर रहे हैं जो सौराष्ट्र और कच्छ शाखा होती है, जो राजस्थान की ओर प्रभावी होती है, राजस्थान से जिसका संबंध होता है। तो ये इस शाखा से जो पवनें चलती हैं वो अरावली के, ये अरावली है, इस अरावली के समांतर क्योंकि अरावली की भी स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और यही दिशा इन मानसूनी पवनों की भी होती है। इसलिए अरावली के समांतर ये राजस्थान से बाहर निकल जाती हैं ये हवाएं। तो इस बात को हम लोग देखेंगे, इस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। दूसरा एक कारण और है, थार की गर्मी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थार के ऊपर से जब ये चलती हैं तो इसकी गर्मी का भी प्रभाव होता है और इनकी आर्द्रता घट जाती है और ये बिना बारिश किए आगे बढ़ जाती है। मतलब ये संघनन की बजाय वाष्पीकरण ज्यादा करना शुरू कर देती है। इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। एक दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आती है, ये यहाँ ये मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती हैं। आगे जाकर अराकान योमा और हिमालय का जो मिलन बिंदु होता है, यहाँ से ये पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। क्यों घूम जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा थार है, इसमें निम्न वायुदाब केंद्र होता है, निम्न वायुदाब केंद्र। ये निम्न वायुदाब केंद्र इन हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है,
क्योंकि ये हवाएं पूर्व दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती हैं, इसलिए इनको पूर्वाई के नाम से जाना जाता है। पूर्वैया या पूर्वाई, हिंदी फिल्मों में बहुत सारे गाने हैं जो पूर्वाई के रूप में हम लोग जिनको सुनते हैं, जानते हैं। अब ये रास्ते में जब ये हवाएं चलती हैं तो रास्ते में अपनी बारिश का वितरण करते हुए चलती हैं। इनकी आर्द्रता समाप्त हो चुकी होती है। देखिए रास्ते में ये असम आया और ये मेघालय वगैरह है, फिर उसके बाद में झारखंड, बिहार, ये यूपी आया, मध्य प्रदेश आया, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा आया। इन तमाम हिस्सों में बारिश करते हुए जब तक ये राजस्थान में पहुंचती है तब तक इनकी आर्द्रता काफी कम हो चुकी होती है मानसूनी पवनों की। फिर भी अरावली से टकराकर पूर्वी राजस्थान में ये हवाएं बारिश कर देती हैं। अरावली के उस पार का इलाका, मरुस्थल का इलाका, इनके वृष्टि छाया प्रदेश में होता है, मतलब अधिकांश हिस्सा सूखा का सूखा रह जाता है। थोड़ी बहुत जो आर्द्रता बची थी वो पूर्वी राजस्थान में ले ली, तो पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में इन हवाओं से कोई लाभ नहीं हो पाता, कोई वर्षा नहीं हो पाती। राजस्थान में वर्षा की प्रवृत्ति, इस पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लें। अब क्या खास बात हुई, ये प्रक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में वर्षा की क्या प्रवृत्ति है। ये डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, आपको ठीक ठीक नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ ये 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये 30 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, ये 40 सेंटीमीटर, फिर ये उसके बाद में ये वाली 50 सेंटीमीटर, ये माउंट आबू के पास 150 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और यहीं पे ये 160 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। उसके बाद ये केवल 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, ये 70 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर, और ये जो झालावाड़ होते हुए, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़ होते हुए जो है वो 90 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। अब आप इसमें दो चीजें आप लोगों को देखनी है। ये देखिए, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण दिशा है। इसका मतलब दो बातें हम लोग देख पा रहे हैं। ये पूर्व से इधर पश्चिम की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे वैसे कम मान वाली समवर्षा रेखाओं की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यानी पूर्व में इन वर्षा रेखाओं के मान ज्यादा हैं, जबकि पश्चिम की ओर इनके मान लगातार कम होते जा रहे हैं। एक तो पूर्व से पश्चिम का क्रम देखा, पूर्व से पश्चिम वर्षा लगातार कम हो रही है। एक हम इस ढंग से भी इसका देख सकते हैं, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये दिशा है दक्षिण पूर्व और ये दिशा हुई उत्तर पश्चिम। तो एक तो पूर्व से पश्चिम का ध्यान रखेंगे, एक दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम का ध्यान रखेंगे। दक्षिण पूर्व से यदि हम लेते हैं तो ये झालावाड़ का इलाका या 90 सेंटीमीटर वर्षा, उसके बाद में यहाँ पर आए तो ये 80 सेंटीमीटर वर्षा, फिर यहाँ पर आए ये 70 सेंटीमीटर, फिर ये 60 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये अरावली के इस पार 40 सेंटीमीटर, फिर ये 30 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। यानी राजस्थान में इसको हम ध्यान रखेंगे कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा लगातार घटती जाती है। ये देखेंगे। अब इसमें यहाँ हो सकता है कभी आपके सामने प्रश्न हो, 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? रेड क्लिप के आसपास से। इलाके कौन से हैं? ये 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा हुई, और इसमें आप देख पा रहे हैं ये जैसलमेर हुआ, ये बीकानेर हुआ, ये गंगानगर का इलाका। तो इन 3 जिलों को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये रेड क्लिप के बिल्कुल पास पास हैं, और जब हम भौतिक विभागों को डिस्कस कर रहे थे उस दौरान भी हमने ये बात अच्छे से देखी थी, समझी थी कि रेड क्लिप के पास वर्षा सबसे कम होती है, 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा वहां से गुजरती है। तो ये 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। उसके बाद में 150 और 160 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? सिरोही और उदयपुर से। 2 जिलों का हम लोग ध्यान रखेंगे, सिरोही और उदयपुर से 150 और 160 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखाएं। ये 150 सेंटीमीटर की और ये 160 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा यहाँ से गुजरती है। हम जानते हैं माउंट आबू का एरिया होता है और वहाँ उच्च पर्वतीय भाग होता है, वन क्षेत्र ज्यादा होता है। ये तमाम कारक मिलकर के वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद 90 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा की यदि हम बात करें तो ये देखिए, ये 90 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। 90 सेंटीमीटर किन किन इलाकों से गुजरी? ये इलाका है बांसवाड़ा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ये प्रतापगढ़ है, फिर ये मध्य प्रदेश में चली गई मालवा के पठार में, और मध्य प्रदेश के बाद ये वापस राजस्थान में झालावाड़ के एरिया में प्रवेश करती है, और झालावाड़ के पश्चिम से पूर्व आर पार ये आगे निकल जाती है वापस मध्य प्रदेश में। इसका मतलब 90 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के 3 जिलों से गुजरती है। एक बांसवाड़ा होता है, एक प्रतापगढ़ होता है और तीसरा झालावाड़ होता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका मतलब बढ़ती वर्षा की बढ़ती प्रवृत्ति की दिशा क्या होगी? पश्चिम से पूर्व या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व।
राजस्थान में वर्षा की घटती प्रवृत्ति की दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या फिर पूर्व से पश्चिम, इनको हम लोग ध्यान रख लेंगे। अब मानसून कालीन वर्षा की हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल एक पैटर्न आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेड क्लिफ की। रेड क्लिफ यहाँ पर है, इस इलाके में, यहाँ पर रेड क्लिफ है। इस रेड क्लिफ के बाद आप आगे बढ़ते हो, पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हो। देखिए पश्चिम से पूर्व का क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है, या पूर्व से पश्चिम का या पश्चिम से पूर्व का वर्षा के मामले में। तो 2 नंबर पे अर्धसूक्ष्म मरुस्थल को हम देखेंगे, 3 नंबर पर अरावली को देखेंगे, 4 पर पूर्वी मैदान, 5 पर दक्षिण पूर्व का पठार, और उसके बाद हम माउंट आबू को देखेंगे। ये मोटा मोटा यदि वर्षा की हम बात करें तो ये वापस उसी अभी थोड़ी देर पहले जिस स्लाइड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी पर ये फिर बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये रेड क्लिफ का एरिया है और यहाँ पर बारिश कितनी है? 15 सेंटीमीटर से कम, 15 सेंटीमीटर से कम बारिश यहाँ पर प्राप्त होती है। उसके बाद अर्धशुष्क मरुस्थल का एरिया आता है। यहाँ पर बारिश कितनी? ये अर्धशुष्क मरुस्थल हो गया ये वाला। यहाँ पर बारिश है 30 से 40 सेंटीमीटर। उसके बाद अरावली का एरिया आता है, ये अरावली आ गई, और इस अरावली में बारिश कितनी? 50 से 60 सेंटीमीटर। उसके बाद ये पूर्वी मैदान में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, और यहाँ पर बारिश कितनी हो जाती है? 60 से 75 सेंटीमीटर। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण पूर्व के पठारी प्रदेश में, और यहाँ पर वर्षा का वितरण होता है अमूमन ये इस एरिया से, दक्षिण राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, 75 से 110 सेंटीमीटर। एक तो ये वितरण हुआ। उसी बात को हम दोबारा दूसरे ढंग से इस स्लाइड के मार्फत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद ये माउंट आबू का एरिया देखिए, ये वाला एरिया, सिरोही और कुछ कुछ उदयपुर का एरिया, यहाँ पर वर्षा कितनी? 110 सेंटीमीटर से अधिक। प्रश्न में आपको 150 सेंटीमीटर के लिए पूछे तो 150 सेंटीमीटर की वर्षा जो है वो माउंट आबू सिरोही के उच्च पर्वतीय भागों में होती है। उदयपुर से भी ज्यादा यहाँ पर दावेदारी होती है सिरोही की, माउंट आबू क्षेत्र की। कभी कभी इसको 110 सेंटीमीटर के नाम से भी पूछा जाता है। वैसे आप देखेंगे तो ये दक्षिण पूर्व का जो पठारी प्रदेश है, दक्षिण का हिस्सा और दक्षिण पूर्व का पठारी भाग, तो यहाँ पर अमूमन वर्षा होती है 75 से 110 सेंटीमीटर तक। लेकिन 110 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाला एरिया कौन सा है? इसमें आपका सिरोही शामिल होगा। देखिए बांसवाड़ा का जरा सा एरिया है, बिल्कुल बहुत कम एरिया, मामूली सा। लेकिन झालावाड़ का क्षेत्र बहुत सारा है जहाँ 110 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा वर्षा होती है। तो 2 चीजें हो गई, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ? दक्षिण पूर्व के पठारी प्रदेश में। लेकिन इस दक्षिण पूर्व के पठारी प्रदेश का जो झालावाड़ इलाका है, यहाँ कभी कभी 110 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती है। ठीक है, ये ज्यादा वर्षा वाला एरिया है। ये मानसून प्रवेश की तिथियों की हम लोग बात कर लेते हैं। मोटे तौर पर ये 3 मानसून प्रवेश की तिथियां आप लोग देख पा रहे हैं। ये 15 जून है, ये मैं रेड कलर से इसको कर देता हूँ। ये 1 जुलाई है और ये है फिर 15 जुलाई। इसको हम लोग देखने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखिए 15 जून को मानसून प्रवेश करता है राजस्थान में। अमूमन सामान्य तिथि 20 जून है, लेकिन इससे पहले भी प्रवेश हो जाता है दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में। तो ये 15 जून को देखिए प्रवेश कर रहा है। ये डूंगरपुर हुआ, ये बांसवाड़ा हुआ, उदयपुर का भूभाग हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, और ये 5 नंबर पर झालावाड़ हुआ। इसको हम लोग देखेंगे। नंबर 1 डूंगरपुर, 2 पर बांसवाड़ा, 3 पर उदयपुर, 3 पर उदयपुर और 4 पर प्रतापगढ़। लेकिन झालावाड़ में भी ये आ रही है, तो यहाँ पर आप झालावाड़ भी लिख सकते हैं। इसको भी आप शामिल कीजिए झालावाड़ में, क्योंकि झालावाड़ होते हुए ये वर्षा रेखा गुजरती है। तो 15 जून को इन जिलों में मानसून प्रवेश करता है यहाँ पर। फिर आती है 1 जुलाई। ये 1 जुलाई वाली मानसून प्रवेश की रेखा है, और इसमें हम देख पा रहे हैं जालोर को, पाली को, कुछ जोधपुर का हिस्सा है, कुछ नागौर का हिस्सा है, उसके बाद सीकर में भी आता है, झुंझुनू में आता है, और कुछ कुछ हिस्सा चूरू का हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जालोर, ये पाली, ये जोधपुर, ये नागौर, ये सीकर, ये झुंझुनू और ये चूरू। इन जिलों में मानसून लगभग 1 जुलाई को प्रवेश करता है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख लेंगे। अब लास्ट में बचा रेड क्लिफ के पास, जहां सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ मानसून की अवधि भी सबसे कम होती है। मानसून जब लौटेगा तो सबसे पहले इधर से ही लौटेगा, एक तो आया बाद में और जा भी रहा है यहाँ से सबसे पहले। ठीक है, तो अवधि कम हुई, और एक ये भी कारण रहा है कि सबसे कम बारिश प्राप्त करता है, सबसे कम बारिश। तो ये 15 जुलाई को मानसून प्रवेश करता है जैसलमेर और बीकानेर के हिस्से में। यहाँ ध्यान रख लेंगे। तो प्रश्न
इसमें देखिए बहुत सारे जिले हैं आपके सामने 1 जुलाई वाले प्रकरण में। तो 15 जुलाई से शानदार प्रश्न बनता है, केवल 2 जिले यहाँ पर आते हैं, जैसलमेर और बीकानेर। इसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। 15 जुलाई कौन कौन से जिले? जैसलमेर और बीकानेर। एक प्रश्न आपका बनता है यहाँ पर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। 15 जून को मानसून प्रवेश यहाँ करता है। ये एक जनरली ये पैटर्न देखा जाता है। उसके बाद एक सामान्य तिथि जो राजस्थान में मानी गई है मौसम विभाग की ओर से, वो है 20 जून, मानसून प्रवेश की सामान्य तिथि। हालांकि पूरी तरह से इस पैटर्न को फॉलो कर पाना मुश्किल होता है। कई बार मानसून देर तक चलता है और देर तक विदा हो पाता है। जैसे इसी साल हमने 2021 में देखा, काफी देर से वो विदा हो पाया। ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे जलवायु के परिवर्तन भी होते रहते हैं और इनका ये जो प्रवृत्तियां हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव भी देखा जाता है। लेकिन जनरली ये माना जाता है कि राजस्थान में मानसून 20 जून को प्रवेश करता है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है राजस्थान में? लगभग 57.5 सेंटीमीटर, लगभग 57.5 सेंटीमीटर। अब दो बातों का आप लोगों को और ध्यान रखना है। देखिए, हम कई मौकों पर आपसे ये बात कर चुके हैं कि ये भूगोल है और यहाँ पर किसी भी घटना के पीछे कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होता, वरन वह घटना बहुत सारे फैक्टर्स का साझा परिणाम होती है। अब देखिए, और चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये दो चीजें हैं सामान्यतः वर्तमान में राजस्थान की वर्षा में, ये दो चीजें महसूस की जा रही हैं। पहली, मरुस्थल में वर्षा की मात्रा में कमी देखी जा रही है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ, माफ करें, कमी नहीं, बढ़ोतरी देखी जा रही है। मरुस्थल में ओवरऑल बाकी इलाकों की तुलना में वर्षा कम होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो जो एक सामान्य औसत वर्षा होती है उसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा वर्षा प्राप्त कर रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा वर्षा ओवरऑल ज्यादा हो गई, वर्षा फिर भी सभी बाकी इलाकों से कम होती है, लेकिन नॉर्मली जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा वर्षा मरुस्थलीय इलाके में प्राप्त हो रही है। एक ये बात। एक ये देखिए, दक्षिणी अरावली में हम ये कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला इलाका है, दक्षिणी अरावली। क्यों? क्योंकि वह अरावली ज्यादा सघन है, ज्यादा चौड़ी है, ज्यादा ऊंची है और वहां वन क्षेत्र ज्यादा है। ये सब चीजें वर्षा को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि दक्षिणी अरावली का क्षेत्र, जिसमें माउंट आबू आ गया, जिसमें बांसवाड़ा आ गया, जिसमें उदयपुर आ गया, ये तमाम इलाके ज्यादा बारिश प्राप्त करते हैं। तो ये राजस्थान का ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला इलाका है। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में मेवाड़ के क्षेत्र में, दक्षिण अरावली के क्षेत्र में बारिश थोड़ी सी कम प्राप्त हो रही है। नॉर्मली बारिश की मात्रा में गिरावट देखी जा रही है सबसे ज्यादा। जिस तरह से मैंने मरुस्थल के मामले में बताया, ठीक उसी तरह से उसका उल्टा समझने की कोशिश कीजिए कि वैसे अन्य इलाकों की तुलना में यहाँ बारिश ज्यादा प्राप्त होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश की जो औसत मात्रा थी उसमें थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है। ये दो चीजें। जब हम वनों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाड़मेर में वन क्षेत्र में वृद्धि देखी जा रही है और उदयपुर जहां वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है, इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में उसमें थोड़ी गिरावट महसूस की जा रही है, गिरावट दर्ज की जा रही है। और ये चीजें देखिए, वर्षा से वन प्रभावित होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मरुस्थल में वैसे वर्षा कम होती है, तो निश्चित रूप से वहां वन भी कम है, लेकिन कुछ हद तक कुछ वर्षों में वर्षा की मात्रा में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है, वन क्षेत्र भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, कुछ प्रतिशत। बाड़मेर में हम लोग देखेंगे जब हम वनों को डिस्कस करेंगे। ठीक इसी तरह से मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद घटती हुई वर्षा के कारण वहां पर वनों में भी थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। तो देखिए, ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक अनुसंधान के तरीके से यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़े भी इन तथ्यों को मजबूती देते हुए नजर आते हैं, प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में कम वर्षा क्यों। हाँ, ये हो गया। अब देखते हैं राजस्थान में कम वर्षा क्यों। तो दो चीजें हैं, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून और एक अरब सागर का मानसून। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी का तो सीधा सा हिसाब आपको देखना है कि बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनें यहाँ से आई। इसको अभी पिछली स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था। ये इधर से आती हैं, इधर अराकान योमा, इधर म्यांमार वाला पर्वत, इधर हिमालय, और यहाँ जहां इनकी संधि होती है इसके आसपास ये घूम जाती हैं। ठीक है, और इधर जो ऑलरेडी हमारे थार के मरुस्थल के आसपास जो निम्न दाब केंद्र है, ये निम्न दाब केंद्र इन मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और रास्ते में ये वर्षा करती हुई, जो भी रास्ता, इतना बड़ा जो रास्ता है, यहाँ वर्षा करती हुई राजस्थान में प्रवेश करती हैं। अरावली है और अरावली से टकराकर पूर्वी राजस्थान में बारिश कर देती। तो एक तो पूर्वी राजस्थान में भी जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती इन मानसूनी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। क्यों नहीं हो पाती?
क्योंकि यहाँ रास्ते में इन्होंने अपनी आर्द्रता लुटा दी। तो राजस्थान पहुंचते पहुंचते इनमें नमी काफी कम होती है, तो बहुत कम वर्षा होती है। जो कुछ नमी बची वो अरावली से टकराकर पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है, यानी पश्चिमी राजस्थान इन बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों से रीता सूखा रह जाता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये देखिए, अधिकतम राजस्थान का अधिकतम भाग बंगाल की खाड़ी के मानसून की दृष्टि से वृष्टि छाया प्रदेश में। छाया प्रदेश, वृष्टि यानी वर्षा, और छाया मतलब कमी, किसी भी चीज, छाया मतलब उस चीज की रिक्तता, तो यहाँ वर्षा की कमी होती है इस इलाके में। और अरब सागरीय जो मानसूनी पवने हैं उसकी दृष्टि से भी यहाँ पर दिक्कत होती है। दो बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, उनमें से एक बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये अरावली है, और अरब सागर की मानसून पवने इस तरह से अरावली के समानांतर समांतर राजस्थान से बाहर निकल चुकी होती हैं, ये बात हम लोग कर चुके हैं। एक तो कारण रहा ये कि एक तो ये समांतर होती हैं, बिना अवरोध के कारण ये राजस्थान से बाहर निकल जाती हैं। और दूसरा और महत्वपूर्ण कारण जिस पर बहुत कम लोग नजर डालते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखने की कोशिश करनी है। देखिए, ये थार का मरुस्थल तप रहा है, अत्यधिक ताप है, यहाँ पर अत्यधिक ताप है थार के मरुस्थल में, इस इलाके में, ये इलाके में काफी गर्मी है। और इस तपते हुए मरुस्थल के ऊपर से जब वाष्पीकृत पवनें जाती हैं, देखिए दो चीजें हैं आपको समझना होगा। एक क्रिया होती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? अधिक तापमान अधिक होगा तब वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होते ही पवनें हल्की होकर के ऊपर उठती हैं। वाष्पीकृत पवनों का मतलब नमी युक्त पवनें, जो आगे जाकर वही बारिश करेंगी। तो दो क्रियाएं हैं, एक वाष्पीकरण और दूसरा संघनन। ये दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। वाष्पीकरण करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए ताकि हवाएं पानी को ज्यादा से ज्यादा सोखेंगी। संघनन करने के लिए ताप कम चाहिए, न्यून ताप। ये दोनों क्रियाएं आपस में एक दूसरे की विरोधी हैं। ज्यादा ताप होगा तो पवनें वाष्पीकरण करेंगी, पानी को सुखाकर भाप में बदल देंगी। और जैसे ही तापमान गिरेगा तो हवा के अंदर उस सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, ज्यादा सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, और हवा के अंदर उन जो भाप है उसको बांधे रखने की क्षमता जवाब दे जाती है, और भाप उससे मुक्त होकर के पानी में बदल जाती है। इस क्रिया को कहा जाता है संघनन। तो बारिश के लिए क्या चीज जरूरी है? कम ताप का होना जरूरी है। उस जगह पर जहां संघनन होगा हवा के अंदर, वहां हवा का टेम्परेचर गिराना जरूरी है। टेम्परेचर गिरेगा तब वह हवा उस पानी को, भाप को बांध कर रखने में समर्थ नहीं होगी, क्योंकि वो संतृप्त हवा होगी, तृप्त हवा होगी, और वो उसकी जो बांधने की क्षमता है वो जवाब दे जाएगी और वहां संघनन हो जाएगा। एक सीधी सादी भाषा में इस बात को समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। अब होता क्या है, बारिश के लिए कम ताप होना जरूरी है ताकि संघनन की क्रिया हो, लेकिन जैसे ये वाष्पीकृत पवनें, मानसूनी पवनें इस तपते हुए थार मरुस्थल के ऊपर से गुजरती हैं, तो ये संघनन की बजाय, यहाँ तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, तो ये उल्टे संघनन करने की बजाय ज्यादा वाष्पीकरण करने लगते हैं, तो मामला उल्टा हो जाता है। मतलब ये ज्यादा प्यासी होकर बचे खुचे जल स्रोतों को भी सोखना शुरू कर देती हैं और राजस्थान से बाहर गुजरती हैं। तो संघनन की हम कल्पना भी वहां पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब ये अरब सागर से आई थी तो वहां टेम्परेचर कम था, थार के मरुस्थल तक आते आते टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी ये पवनें और ज्यादा प्यासी होकर वाष्पीकरण करना शुरू कर देती हैं। तो संघनन और वर्षा की तो हम सोच भी नहीं सकते। ये दो बड़े कारण हैं कि थार की गर्मी की वजह से इनकी सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, आर्द्रता का प्रतिशत कम हो जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। किस वजह से? थार की गर्मी की वजह से सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, और सापेक्षिक आर्द्रता कम होते ही ये ज्यादा वाष्पीकरण करना शुरू कर देती हैं। संघनन के लिए सापेक्षिक आर्द्रता का 100% होना जरूरी है। वायु का तृप्त होना जरूरी है। संतृप्त का मतलब तृप्त होना जरूरी, संतृप्त वायु। जब तक वायु संतृप्त नहीं होगी तब तक वह वर्षा नहीं करेगी। अब संतृप्त का मतलब है कि जितनी उसमें क्षमता है भाप को बांध कर रखने की, उस लेवल तक उसने भाप को बांध लिया है। अब इससे जरा सा या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर को या तो घटा दो, या नमी को बढ़ा दो। ये दोनों ही स्थितियां होंगी तो वह हवा उस भाप को बांधे रखने में समर्थ नहीं होगी और तुरंत संघनन हो जाएगा। वह भाप जल कणों में बदल जाएगी और बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये दो कारण होते हैं। एक तो अरावली की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की स्थिति के कारण अवरोध नहीं होता, अवरोध का अभाव है, और दूसरा थार की गर्मी की वजह से इनकी सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो कम हो जाती है, इस कारण से संघनन नहीं हो पाता। ये दो बड़े कारण हैं राजस्थान में कम वर्षा
होने के पीछे, विशेष रूप से अरब सागर के संदर्भ में, अरब सागर के मानसून के संदर्भ में। अब देखेंगे थोड़ा सा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में अधिकतम वर्षा के माह कौन से हैं, आर्द्रता के माह कौन से हैं, आर्द्रता यानी नमी, नमी के माह कौन से हैं। तो ये देखिए, ये आपके सामने ये जनवरी से लेकर के और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 12 महीनों के आपके सामने ग्राफ हैं। और यहाँ पर आप ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है जुलाई का, ये वाला, और ये ग्राफ है अगस्त का। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक इनमें औसत वर्षा है, ये वाली औसत वर्षा है, और ये आर्द्रता है, ये औसत वर्षा है, और ये वास्तविक वर्षा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बाकी महीनों की तुलना में जुलाई और अगस्त में वर्षा ज्यादा प्राप्त होती है, और हम जानते हैं कि वर्षा ज्यादा होगी तो नमी भी ज्यादा प्राप्त होगी। इसका मतलब प्रश्न हो कि किन महीनों में राजस्थान में ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, आपका जवाब होगा जुलाई और अगस्त। ये सीधा साधा मसला है, हम अपने अनुभव से भी इन चीजों को देखते हैं। वर्षा से जुड़ा हुआ मसला है आर्द्रता का, इसलिए यदि प्रश्न कभी हो कि राजस्थान में किन महीनों में सबसे ज्यादा आर्द्रता होती है, तो यहाँ भी आपका जवाब होगा अगस्त व जुलाई में। अगस्त और जुलाई की भी यदि आपस में कंपैरिजन यदि हम लोग करें तो अगस्त में सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगस्त में आर्द्रता सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा सा कम जुलाई में। वार्षिक औसत वाष्पोत्सर्जन विभव, ये शब्द बड़ा उलझा पुलझा लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा आपको परेशानी में डालता है। ये वाष्पोत्सर्जन विभव क्या है? मत जाइए इस शब्द की ओर, और मत जाइए इन आंकड़ों की ओर। ये जो आंकड़े हैं इनको मैं डिस्कस भी नहीं कराऊंगा, बस केवल ये ध्यान रखना है, एक अनुभव से ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि वाष्पोत्सर्जन विभव के नाम से यदि कभी प्रश्न हो, अधिक वाष्पोत्सर्जन विभव कहाँ होता है, तो बस ये ध्यान रखना कि राजस्थान में गर्मी ज्यादा किस इलाके में पड़ती है, तो हम जानते हैं इस इलाके में, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, और जहां गर्मी पड़ती है वहां वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। तो पूछा जाए कि सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन विभव कहाँ पाया जाता है, तो हमारा जवाब होगा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का कोई जिला यदि उसमें हो, उसका क्रम देखिएगा, ज्यादा पश्चिम की तरफ कौन सा है। हो सकता है 2 जिले दे दे आपको, जोधपुर दे दे और जैसलमेर दे दे। तो रेड क्लिफ के पास कौन सा है? रेड क्लिफ के पास में वर्षा कम होती है और चूंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन विभव कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में, और उसमें भी रेड क्लिफ के आसपास सबसे ज्यादा। इस तरह से आप लोग देखेंगे। कम वाष्पोत्सर्जन विभव कहाँ? जहां बारिश ज्यादा होती है, पूर्वी राजस्थान का फिर हम लोग देखेंगे। इसी तरह से एक प्रश्न है, वार्षिक जल अधिशेष प्रतिरूप। जिस तरह से वाष्पोत्सर्जन विभव एक डराने वाला शब्द था, ठीक इसी तरह से जल अधिशेष प्रतिरूप, ये भी थोड़ा सा डराने वाला शब्द है। आंकड़ों में नहीं जाना है, इन आंकड़ों की आपको कहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बस केवल ये ध्यान रखेंगे, जल अधिशेष प्रतिरूप यानी अधिशेष जल कहां बचेगा, लास्ट में यूज करने के बाद जल ज्यादा कहां बचेगा? उस इलाके में बचेगा जहां जल की मात्रा ज्यादा है, और जल की मात्रा ज्यादा वहां होगी जहां बारिश ज्यादा है, जहां नदी नाले ज्यादा है। अब बारिश ज्यादा कहां होगी, नदी नाले ज्यादा कहां होंगे? दक्षिणी राजस्थान में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। इसलिए जब बात हो कि वार्षिक जल अधिशेष प्रतिरूप के अनुसार कौन से जिलों में वार्षिक जल अधिशेष ज्यादा होता है, तो आपका जवाब या तो दक्षिणी राजस्थान के जिले होंगे या दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिले होंगे। उसमें आपको ऑप्शन में झालावाड़ मिले तो झालावाड़ को अपना उत्तर बनाइए, बांसवाड़ा आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप उसको अपना उत्तर बनाइए। ये दोनों ना मिलते हैं तो इनसे जुड़े हुए जो दूसरे जिले हैं इन्हीं दिशाओं में मौजूद, उनको आप अपना उत्तर बनाइए। अब हम प्रवेश करते हैं शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु चली मार्च से मध्य जून तक। मध्य जून मतलब 15 से 21 जून के आसपास कर्क रेखा सूर्य की सीध में होती है और वो ज्यादा सीधी किरणें प्राप्त करती है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, वायुदाब कम होता है, वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। ये वर्षा ऋतु चलती है मध्य जून से सितंबर तक। सितंबर का मतलब 23 सितंबर के आसपास फिर एक खगोलीय घटना घटित होती है। 23 सितंबर को सूर्य की सीध में भूमध्य रेखा होती है। 21 जून के बाद ये गति होने लगती है, यानी दक्षिणायन शुरू हो जाता है और पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की सीध में आने की कोशिश करता है, यानी एक तरह से सूर्य की आभासी गति दक्षिण की ओर होने लगती है। ठीक है, 23 सितंबर तक आते आते 23 सितंबर को सूर्य की सीध में भूमध्य रेखा होती है, यानी अब जो सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा प्राप्त कर रही थी उसकी बजाय अब भूमध्य रेखा सीधी किरणें प्राप्त करेगी। और ये क्रम एकदम से नहीं होता। देखिए 21 जून को सूर्य यहाँ है, यहाँ कर्क रेखा के ऊपर, फिर 22 जून को थोड़ा इधर आएगा, ये हिस्सा सूर्य की सीध में होगा,
23, 25, 30 जून को ये हिस्सा सूर्य के सीध में होगा, फिर ये हिस्सा सूर्य के सीध में होगा, फिर ये हिस्सा होगा, ये हिस्सा होगा, फिर जुलाई, अगस्त, और ये आते आते सितंबर आ गया, और 23 सितंबर तक आते आते भूमध्य रेखा सूर्य के सीध में होगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे कर्क रेखा के दक्षिण का हिस्सा सूर्य के सीध में आता जाएगा, और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा सूर्य के सीध में होगी। अब क्योंकि सूर्य के साथ साथ जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सीध में होगा वो हिस्सा सीधी किरणों को प्राप्त करेगा। सीधी किरणों में ताप ज्यादा होता है, ताप ज्यादा होते ही वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और वायुदाब धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये स्थितियों में थोड़ा सा तापमान और वायुदाब की स्थितियों में फिर एक परिवर्तन आने लगता है। धीरे धीरे ये स्थिति 23 सितंबर के बाद फिर ये भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला हिस्सा सूर्य के सीध में होगा। फिर कुछ दिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे दक्षिण गोलार्ध के हिस्से सूर्य के सीध में आते जाएंगे, और फिर आएगा 22 दिसंबर जब कर्क रेखा सूर्य के सीध में होगी। अब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सीध में होगा, वो ज्यादा टेम्परेचर प्राप्त करेगा, तो वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी। और हमारे यहाँ पर इस उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान और भारत के एरिया में क्या होगा, यहाँ पर यह हिस्सा, यहाँ पर सूर्य अभी सीधा यहाँ पर चमक रहा है इस एरिया में, यहाँ पे, और ये सूर्य है, और यहाँ से इसकी किरणें तिरछी जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में, भारत में, राजस्थान में, इसलिए टेम्परेचर कम प्राप्त होता है। यही शीत ऋतु है। अब थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, शीत ऋतु को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोनों भाग, कौन कौन से? एक तो है मानसून का प्रत्यावर्तन काल और एक है प्योर शीत ऋतु। यूं जो शीत ऋतु है वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक मानी जाती है, लेकिन इसको दो भागों में बांट दिया गया। पहली है अक्टूबर से मध्य दिसंबर, इसको कहेंगे मानसून का प्रत्यावर्तन या लौटता हुआ मानसून, यानी जो मानसून आया था वो अब लौटेगा। अब चूंकि आया था तो उसकी दिशा क्या थी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा थी दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पूर्व। अब जैसे जैसे मानसून लौटेगा तो वो इस दिशा से लौटेगा। अब दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। क्या प्रक्रिया हुई, पिछली स्लाइड में हम लोग डायग्रामेटिकली इसको देख चुके। दक्षिणी गोलार्ध निरंतर सूर्य की सीध में बढ़ता रहता है। हमने बताया ना 23 सितंबर को भूमध्य रेखा सूर्य की सीध में आई, फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण के हिस्से धीरे धीरे सूर्य की सीध में आने की कोशिश करते हैं, और 22 दिसंबर को आते आते बिल्कुल मकर रेखा सूर्य की सीध में आ चुकी होती है। इससे क्या होगा, वायुदाब की दशाओं में परिवर्तन होगा। वायुदाब तापमान से प्रभावित होता है, तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, ये बात हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब, और तापमान कम होगा वायुदाब ज्यादा होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब ज्यादा होगा, और तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। ये विरोधाभासी चीजें शुरू होती हैं। अब हमारे यहाँ पर अब टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, सूर्य की सीध में बढ़ रहा है, और हमारे इलाके राजस्थान के हिस्से, भारत के हिस्से, इनमें टेम्परेचर कम होने लगता है। इसका मतलब वायुदाब धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता है। तो जो निम्न दाब केंद्र किसकी वजह से बनता है, निम्न वायुदाब की वजह से। जो निम्न दाब केंद्र बना था और जिसने बारिश को अपनी ओर आकर्षित किया था, मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित किया था, वो कमजोर पड़ जाता है। क्यों कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम पड़ गया। टेम्परेचर कम होते ही यहाँ वायुदाब निर्बल से उच्च बनना शुरू हो जाता है, प्रबल वायुदाब बनने की ओर बढ़ जाता है। इसलिए निम्न वायुदाब केंद्र निर्बल पड़ जाता है, निर्बल। अब मानसून प्रत्यावर्तन काल में कभी कोई प्रश्न हो तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वायुदाब निम्न होगा। वायुदाब निम्न होगा तो बारिश जैसी स्थितियां बनेंगी और मौसम साफ सुथरा नहीं रहेगा। इसलिए साफ मौसम कब रहेगा, उच्च वायुदाब की स्थितियों में हमेशा। तो वायुदाब अब भारत और राजस्थान में उच्च होने लगता है। इससे क्या होगा, मौसम शांत हो जाएगा, आकाश निर्मल और स्वच्छ होने लगेगा। आकाश निर्मल और स्वच्छ को कैसे पहचानेंगे, जब आपको रात में तारे नजर आने लगे। साफ सुथरा मौसम, आकाश में तारे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब मौसम साफ सुथरा है। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा जुलाई, अगस्त और कुछ सितंबर में आपको रात को तारे नजर नहीं आते, क्योंकि मौसम साफ सुथरा नहीं है, आकाश साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं। तो इससे हम लोग पकड़ेंगे। और हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ये पैटर्न हमने बताया था, इस तरह से हवाएं उल्टी होकर चलना शुरू हो जाती हैं। इस स्थिति में कभी प्रश्न हो तो ध्यान रखेंगे, मानसून प्रत्यावर्तन के दौरान ये दो स्थितियां कायम होती हैं, तापीय समानता कायम और दाबीय समानता भी कायम। हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर, यानी लगभग 15 दिसंबर। अब देखिए, इन ऋतुओं को बांट तो रखा है इस तरह से, लेकिन 15 दिसंबर तक आते आते चलो सर्दी पड़ने शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली ये फॉलो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा देखिए, इन शब्दों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तापीय समानता कायम और दाबीय समानता कायम।
30 सितंबर के बाद अक्टूबर गया और नवंबर गया, स्थितियां ऐसी थी कि न तो हमें गर्मी लग रही थी न ज्यादा सर्दी लग रही थी। ठीक है, अब हम धीरे धीरे सर्दी की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे दिसंबर का महीना, दिसंबर के दिन गुजरते जा रहे हैं, तब हम थोड़ा थोड़ा सर्दी की ओर बढ़ना शुरू हो रहे हैं। बाकी 30 सितंबर के बाद स्थितियां ऐसी थी कि ना ज्यादा सर्दी थी ना ज्यादा गर्मी थी। तो ये तापीय समानता और दाबीय समानता के कायम होने की निशानियां हैं। अब चलते हैं प्रॉपर शीतकाल की तरफ। मध्य दिसंबर चला गया, अब हुआ ये अवधि आती है शीतकाल की। ये उसका दूसरा फेज है शीत ऋतु का। पहला फेज था मानसून का प्रत्यावर्तन काल और उसका दूसरा फेज है मध्य दिसंबर से फरवरी तक ये प्रॉपर शीतकाल होता है। मध्य दिसंबर से फरवरी, मध्य दिसंबर का मतलब हुआ 15 दिसंबर। ठीक है, और इसके आसपास ही, इस 15 दिसंबर के आसपास ही हम देखते हैं कि 22 दिसंबर को ये मकर रेखा सूर्य की सीध में होती है। यहां पर यह हिस्सा सूर्य की सीध में होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, मकर रेखा के आसपास गर्मी पड़ेगी और यहां कर्क रेखा के आसपास सर्दी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए 15 दिसंबर के आसपास, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर के आसपास ये स्थितियां होती हैं। 22 दिसंबर के बाद सूर्य फिर उत्तर की ओर गति करना शुरू कर देगा, जिसको हम उत्तरायण के नाम से जानते हैं। तो 22 दिसंबर को क्या घटनाएं हो रही हैं? दक्षिण अयनांत। देखिए दो शब्द हैं, एक है दक्षिणायन और एक है दक्षिण अयनांत। दक्षिणायन मतलब सूर्य की दक्षिण की ओर गति। अब ये आभासी गति है, आभासी, हम आम बोलचाल में इसको ऐसा बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि सूर्य चल रहा है, इसको सूर्य की आभासी गति के रूप में हम पहचानेंगे। जो हमारे पुरख जिन शब्दों को काम में लेते आए, अमूमन वह शब्द जुबान पर हम सबके चढ़े होते हैं। इसलिए दक्षिणायन का मतलब सूर्य का दक्षिण की ओर चलना, वो आभासी गति है बेसिकली। इधर चला ना कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर, और कब चलता है? 21 जून से 22 दिसंबर के दौरान दक्षिणायन कहलाता है। सूर्य की गति किधर? दक्षिण दिशा की ओर। 22 दिसंबर से और 21 जून के दौरान, 22 दिसंबर के तुरंत बाद सूर्य फिर उत्तर की ओर चलना शुरू कर देता है, उत्तर दिशा की ओर। इसको हम कहेंगे उत्तरायण। उत्तर की तरफ गति, इसका मतलब उत्तरायण। दक्षिण की ओर गति, इसका मतलब दक्षिणायन। ये तो हुआ उत्तरायण और दक्षिणायन। अब उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत, ये दो शब्द हो रहा है। अयनांत यानी अयन का अंत कब होगा? अंतिम दिन। दक्षिण दिशा में जो सूर्य यात्रा कर रहा है, उस दक्षिण दिशा की यात्रा का अंतिम दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। क्योंकि 22 दिसंबर के बाद सूर्य फिर और ये कर्क रेखा, मकर रेखा के दक्षिण में फिर नहीं जाएगा। 22 दिसंबर के बाद सूर्य किधर जाएगा? ये 22 दिसंबर के बाद सूर्य किधर जाएगा? उत्तर की ओर। इसलिए इसको फिर हम उत्तरायण कहेंगे। और ये उत्तर अयनांत कब होगा? 21 जून को। क्योंकि 21 जून को सूर्य जब यहां आ जाता है कर्क रेखा के ऊपर, इसके बाद ये और उत्तर में नहीं जाएगा, यहां उत्तर में नहीं जाएगा। उसके बाद ये वापस दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू हो जाएगा, यानी वापस दक्षिणायन शुरू होगा। इसका मतलब इन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अब दो बातें हम लोग देख लेते हैं। उत्तरायण कब होगा, कब होता है, ये हम देखेंगे 22 दिसंबर से 21 जून के दौरान। ठीक है, तो दक्षिणायन कब होता है? दक्षिणायन होता है 21 जून से 22 दिसंबर तक। ठीक है, फिर अब देखिए उत्तर अयनांत कब होता है? उत्तर अयनांत, उत्तर दिशा में अंतिम दिन सूर्य की गति का, यह होता है 21 जून को। दक्षिण अयनांत कब होता है? यह होता है 22 दिसंबर को। इसको थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मकर रेखा सूर्य की सीध में होती है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु बनने लगती है, ये खास बात है। अब देखिए और कुछ चीजें, तापमान में तीव्र ह्रास। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, हमारे इलाके की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है। तापमान में निरंतर कमी आती रहती है, बिल्कुल कमी आ चुकी होती है तापमान में। उत्तरी एशिया और पेशावर, पाकिस्तान का पेशावर, ये तो हुआ, मैं इसको ब्लैक करूं, ये तो हुआ उत्तरी एशिया। यहाँ पर ये वाला हिस्सा, यहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है, साइबेरिया के आसपास, बेकाल झील के आसपास, यहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है। और एक उच्च वायुदाब बनता है हमारे पाकिस्तान के पेशावर में। ये दो उच्च वायुदाब के केंद्र यहाँ पर बन जाते हैं। अब क्या होता है? उत्तरी राजस्थान में वायु दिशा पश्चिम से पूर्व,
ये जो उत्तरी राजस्थान है, अगले डायग्राम में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये उत्तरी राजस्थान है, यहाँ पर वायु दिशा कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा, और दक्षिणी राजस्थान में वापस उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होने लगती है। ये हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण राजस्थान में वायु दिशा कैसी होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। चलिए हम यहां इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये यहां पर पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान में उच्च वायुदाब केंद्र बन रहा है। हमें हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है कि आपको उलझाने की कोशिश करे एग्जामिनर, क्योंकि हवाओं का पैटर्न जो एक निश्चित मापदंड होता है, जो एक निश्चित नियम है, उस नियम के उलट यहाँ पर देखा जाता है। अमूमन सर्दी की ऋतु है, और सर्दी की ऋतु में हवाओं की दिशा क्या होती है, ये वाली हवाओं की दिशा होती है, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलनी चाहिए। ये एक सामान्य नियम है, लेकिन उत्तरी राजस्थान में इस नियम का उल्लंघन हो जाता है, और जैसे ही ये खास बात होती है वैसे ही परीक्षक की नजरें होती है। हो सकता है वो आपको फंसाने की कोशिश करे, तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर उच्च वायुदाब केंद्र है, और हम जानते हैं कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। तो यहाँ से ये हवाएं, ये उत्तरी राजस्थान, ये वाला हिस्सा इसको उत्तरी राजस्थान मान लेते हैं, आधे राजस्थान का ऊपरी भाग ये उत्तरी राजस्थान है। तो यहाँ से हवाएं इस उच्च वायुदाब केंद्र से यूं चलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हवाएं कैसे चलती हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तरी राजस्थान में शीतकाल में, उत्तरी राजस्थान, इसको ध्यान दीजिए, उत्तरी राजस्थान में शीतकाल के दौरान वायु दिशा कैसी होती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये उत्तर पश्चिम हुआ, और ये इलाका यहां तक दक्षिण पूर्व हुआ। इसको देखेंगे। फिर ये आ गया दक्षिणी राजस्थान, ये आधा राजस्थान है दक्षिण का। यहां आते आते क्या हुआ, वायु दिशा वापस अपने सही पैटर्न के अनुरूप हो जाती है। कैसी हो जाती है, उत्तर पूर्व से, इस इलाके को देखिए, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण राजस्थान। ये शीत ऋतु की बात हुई। अब ये अचानक क्यों बदली, एक तो ये कि यहाँ तो इस उच्च पेशावर के उच्च वायुदाब के कारण ये हवाएं उत्तरी राजस्थान में इस पैटर्न में चल रही थी। यहाँ आते आते अरावली भी है, तो एक तो अरावली का असर कि अरावली से इनका विचलन हो जाता है, एक तो ये वाला असर, एक कोरियोलिस बल भी प्रभाव डालता है थोड़ा सा, जो हवाएं अपनी मूल दिशा के दाईं ओर घूमती हैं, ठीक है। और तीसरा कारण, यहाँ सामान्य रूप से हवाओं का पैटर्न उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी होता है शीतकाल के दौरान। तो कुल मिलाकर दक्षिणी राजस्थान में हवाएं अपने सही प्रारूप में आ जाती हैं। इस बात को हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं समताप रेखाएं जनवरी की। अमूमन हम बात कर चुके हैं कि प्रश्न समदाब रेखाओं से आता है, समताप रेखाओं से अमूमन प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी यदि समदाब रेखाओं पर नजरें हैं तो समताप रेखाओं पर भी हो सकती हैं। थोड़ा सा पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम ग्रीष्म ऋतु को पढ़ रहे थे, और ग्रीष्म ऋतु के दौरान हमने समताप रेखाएं पढ़ी थी, तो हम लोगों ने ये देखा था कि ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म में उत्तरी राजस्थान में उच्च ताप वाली समताप रेखाएं थी, उच्च ताप वाली या उच्च मान वाली समताप रेखाएं। ठीक है। अब शीत ऋतु आ गई, उसका उल्टा कर दीजिए, याद रखने की दृष्टि से ठीक रहेगा। शीत ऋतु आ गई, इसका मतलब अब उत्तरी राजस्थान में कम तापमान वाली समताप रेखाएं देखने को मिलेंगी। ग्रीष्म ऋतु में क्या पैटर्न था, उत्तरी राजस्थान में ज्यादा मान वाली, फिर जैसे जैसे दक्षिण में आ रहे थे वैसे वैसे कम मान वाली समताप रेखाएं देखी जा रही थी। अब इसका उल्टा करना होगा, शीत ऋतु आ गई, इसका मतलब पूरा पैटर्न बदल गया। अब उत्तरी राजस्थान में शीत ऋतु में कम ताप वाली, शीत में उत्तरी राजस्थान में कम ताप वाली, जबकि दक्षिण की ओर अधिक मान वाली या अधिक ताप वाली, अधिक मान या अधिक ताप वाली समताप रेखाएं। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं जिसको हाईलाइट किया गया है, ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा है। इसके नीचे ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा है, उसके नीचे फिर ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 6 डिग्री उत्तर में, उसके दक्षिण में 8 और उसके दक्षिण में 10 डिग्री की समताप रेखाएं। तो जो पैटर्न आपको निकालना है
वो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। उसके बाद 8 डिग्री की समताप रेखा पर हम लोग नजर डालते हैं। इस पर थोड़ा सा ये देखेंगे 6 डिग्री की समताप रेखा किन किन जिलों से गुजरी, बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ये बीकानेर है, ये नागौर है, ये सीकर है और ये झुंझुनू। थोड़ा सा हम ध्यान रख लेंगे, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। बीकानेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू से 6 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा गुजरती है शीतकाल के दौरान। उसके बाद 8 डिग्री की समताप रेखा, आप चाहें तो इन जिलों पर थोड़ा सा नजर डाल लीजिए, अदरवाइज पैटर्न वही रहना चाहिए जो जहां पर आपको विशेष रूप से गौर करना है कि कम ताप वाली समताप रेखाएं उत्तर में और दक्षिण की ओर लगातार उनका मान बढ़ता जाता है। ये जैसलमेर है, ये जोधपुर है, फिर पाली आया, उसके बाद ये उदयपुर आया, ये चित्तौड़गढ़ आया, भीलवाड़ा, और फिर अजमेर, टोंक का हिस्सा, जयपुर, और फिर कुछ कुछ अलवर का हिस्सा। यहाँ पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा हम लोग देख पा रहे हैं। फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा राजस्थान में 2 जगह देखी जाती है, एक बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा जोधपुर, थोड़ा सा बाड़मेर। बस ये आप पूरी तरह से बाड़मेर पर यहाँ गौर कर सकते हैं क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड की जो समताप रेखा है उसका ज्यादा हिस्सा, बाड़मेर का ज्यादा हिस्सा ये कवर करती है। तो यहाँ पर बाड़मेर पर आप लोग गौर करिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा पर। और इधर ये कुछ कुछ करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और बारां की ओर भी थोड़ी सी देखी जाती है। बाड़मेर पर आप विशेष नजर करेंगे क्योंकि ये जिला काफी हद तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा यहाँ से गुजरती है। अब हम डिस्कस करेंगे वायुदाब को। वायुदाब पर प्रश्न पूछना एग्जामिनर का काफी पसंदीदा विषय है। ग्रीष्म ऋतु में हमने पहले भारत के मैप से आपको समझाने की कोशिश की थी, अभी भी भारत के मैप से पहले हम देखेंगे, फिर हम राजस्थान पर आएंगे। देखिए ग्रीष्म ऋतु में हमने भारत के मैप में एक साथ इसको देखने की कोशिश की थी। अब वापस एक पैटर्न समझाता हूँ। ग्रीष्म ऋतु में आपने क्या देखा था, उत्तर में 997, उसके नीचे 998, फिर 999 और उसके बाद 1000 मिलीबार की समदाब रेखा, यानी कम मान वाली उत्तर में थी और अधिक मान वाली दक्षिण में। ये बात हम लोग देख चुके हैं। अब आप देखिए, ये बात थी ग्रीष्म ऋतु की। अब क्या है, शीत ऋतु। ये जनवरी की समदाब रेखा है, जनवरी यानी शीत ऋतु। अब क्या पैटर्न हम लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए यहां पर एक बार इसको इरेज करें हम लोग। शीत ऋतु क्या हुआ, ये 1019 है, थोड़ा सा बोल्ड लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। ये 1018 लिखा हुआ है यहां पर, ये वाली रेखा। फिर ये 1017 वाली समदाब रेखा है, मिलीबार की रेखा। फिर ये 1016 मिलीबार की समदाब रेखा है। उसके बाद में आप देखिए कि ये जो रेखा जा रही है ये 1015 मिलीबार की है। फिर ये 1014 मिलीबार की समदाब रेखा है और ये 1013 मिलीबार की समदाब रेखा है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। यानी शीत ऋतु के दौरान उत्तरी भागों में अधिक मान वाली समदाब रेखाएं पाई जाती हैं और दक्षिणी भागों में निम्न मान वाली, कम मान वाली समदाब रेखाएं पाई जाती हैं। इस बात को येलो में लिख भी देता हूं। शीत ऋतु के दौरान उत्तरी भागों में अधिक मान वाली जबकि दक्षिणी भागों में कम मान वाली समदाब रेखाएं पाई जाती हैं। इसी को आप लोग कंठस्थ करेंगे और इसी से आप परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में 4 समदाब रेखाएं होती थी, 997, 998, 999 और 1000। अब आपको केवल 2 समदाब रेखाओं को देखना है शीत ऋतु के दौरान। एक है 1019 मिलीबार की समदाब रेखा, ये आप देख पा रहे हैं इसको। ये इसमें कौन कौन से जिले, बीकानेर को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बीकानेर का अधिकांश पार्ट ये कवर करती है। उसके बाद थोड़ा सा जोधपुर, थोड़ा सा नागौर, चूरू और गंगानगर। ये देखिए ये यहाँ ये चलती है और ये बीकानेर का हिस्सा आया, नागौर आया, थोड़ा सा चूरू आया और उसके बाद में ये गंगानगर का हिस्सा आ जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। बीकानेर को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 1019 मिलीबार की समदाब रेखा हमारे बीकानेर से गुजरती है।
उसके बाद हम बात करते हैं 1018 मिलीबार के समदाब रेखा की। ये 19 की थी, ये उत्तर में थी, ज्यादा मान वाली है इसलिए ये उत्तर में है, और ये कम मान वाली है, ये दक्षिण में है। 1018 मिलीबार की समदाब रेखा कहाँ कहाँ से गुजरी, ये देखिए, ये जैसलमेर है, और फिर उसके बाद में ये जोधपुर आया, उसके बाद ये राजसमंद का हिस्सा हुआ, फिर चित्तौड़गढ़ का हिस्सा हुआ, फिर झालावाड़ का हिस्सा हुआ, और ये कई जिलों से गुजरती हुई आप लोगों को दिख पा रही है। आप अच्छे से देखें तो इन जिलों को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अमूमन मोटे मोटे जिले यदि हम लोग बात करें तो ये देख पा रहे हैं, ये जैसलमेर है, जोधपुर है, ये राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और झालावाड़ है। कम से कम इन जिलों को तो आप याद रखने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। जिले यूं बहुत सारे हैं, लेकिन जिन जिलों से बिल्कुल स्टेट गुजरती है उन जिलों का हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं मावठ की। मावठ शीत ऋतु की एक खास घटना, हम बात करते हैं मावठ को लेकर के। पश्चिमी विक्षोभ शब्द इससे जुड़ा हुआ। देखिए, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। यहाँ कुछ चक्रवात उत्पन्न होते हैं और इन चक्रवातों के द्वारा भूमध्य सागर की नमी को जेट स्ट्रीम के द्वारा, इन चक्रवातों के द्वारा राजस्थान में, उत्तरी भारत में प्रवेश करवा दिया जाता है और उससे मावठ होने लगती है। तो देखिए, भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवात जिनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, ये राजस्थान में पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं। इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, लेकिन राजस्थान में प्रवेश करते हैं। देखिए, इधर से आ रही है, भूमध्य सागर है और यह है भूमध्य सागर। इन चक्रवातों के जरिए यह नमी भारत या राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये पश्चिम दिशा हुई और ये पूर्व दिशा हुई। तो ये इन चक्रवातों की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व। लेकिन राजस्थान और भारत के किस हिस्से से प्रवेश करते हैं, पश्चिमी दिशा से प्रवेश करते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। चक्रवातों की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व। राजस्थान के किस हिस्से में प्रवेश करते हैं, पश्चिम दिशा में, पश्चिमी हिस्से में प्रवेश करते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। पश्चिमी विक्षोभों में नमी रहती है, जिससे राजस्थान में शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। इसको हम लोग मावठ के नाम से जानते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये एक हिस्सा, ये तो हुआ भूमध्य सागर, ये हुआ कैस्पियन सागर, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हुआ कैस्पियन सागर, और ये वाला जो हिस्सा है ये हुआ फारस की खाड़ी। शीतकाल के दौरान वायुदाब पेटियां 5 से 10 डिग्री तक दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। इस कारण से पछुआ हवाओं की पेटी भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इस कारण पूरा का पूरा भूमध्य सागर इन पछुआ पवनों की रेंज में आ जाता है। ये पछुआ पवनें जब चलती हैं तो अपने साथ भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरते हुए नमी धारण कर लेती हैं। यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं और फिर ये चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या विक्षोभ, इस नमी युक्त पवनों को भारत और राजस्थान में प्रवेश करवा देते हैं। ये तो एक सीधी सी बात हुई। इसका मतलब हमारे यहाँ मावठ कब होती है, शीतकाल के दौरान। पानी कहाँ का होता है, वो भूमध्य सागर का। कभी कभी भूमध्य सागर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता, फिर क्या मिलने की संभावना है, कैस्पियन सागर, ये वाला हिस्सा, और एक फारस की खाड़ी। ये जो पछुआ पवनें आई, इनकी रेंज में कैस्पियन सागर का दक्षिणी हिस्सा, ध्यान रखेंगे, कैस्पियन सागर का दक्षिणी हिस्सा और फारस की खाड़ी का उत्तरी हिस्सा भी इन पछुआ पवनों की रेंज में होता है। तो यदि भूमध्य सागर आपको ऑप्शन में ना मिले, कैस्पियन सागर मिले, तो आप उसको अपना उत्तर बना दीजिए। फारस की खाड़ी का उत्तरी हिस्सा आपको ऑप्शन में मिले तो आप उसको अपना उत्तर बना दीजिए। यहाँ का पानी आता है और उससे मावठ के दौरान हम लोग वर्षा प्राप्त करते हैं। चलिए, राजस्थान में प्रतिवर्ष औसतन 2.5 सेंटीमीटर मावठ होती है। टोटल बारिश कितनी होती है, 57.5 सेंटीमीटर ग्रीष्मकाल के दौरान, मानसूनी पवनों के दौरान। मावठ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। राजस्थान की बात हो रही है। सबसे ज्यादा मावठ कौन प्राप्त करता है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। संघनन आसानी से हो जाता है क्योंकि वहां पर इंदिरा गांधी नहर का एरिया भी है, तो उस इलाके में नमी पहले से मौजूद है, एक टेम्परेचर पहले से कम है शीतकाल के दौरान, इसलिए संघनन आसानी से हो जाता है। और सबसे ज्यादा मावठ प्राप्त करने वाले जिले हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स यानी सुनहरी बूंदें। मावठ से रबी की फसल को फायदा पहुंचता है, विशेष रूप से गेहूं, चना, इस तरह की फसलें इसमें ज्यादा लाभ प्राप्त करती हैं।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे जलवायु के अंतिम पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।